नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। भारी जनादेश से केंद्र में आए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए इस साल 8 साल का समय पूरा हो रहा है। इस 8 साल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने देश और जनता के विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ ऐसे कड़े फैसले भी शामिल हैं जो शायद पहले की सरकारें नहीं ले सकी। इन फैसलों को लेने का मुख्य उद्देश्य देश का गौरव बरकरार रखकर उसे विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के साथ ही जनता को बेहतर जीवन भी उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 8 में से ऐसे ही 8 फैसलों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिनसे भारत का मान दुनिया में और बढ़ने के साथ ही लोगों का भी विकास संभव हुआ। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में। नोटबंदी रही असरदार, देश में बढ़ा डिजिटल पेमेंट, काले धन पर लगी लगाम। देश में काले धन और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार सत्ता में आने की शुरुआत से ही काम करती आ रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 को अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा कदम उठाते हुए देश में नोटबंदी की घोषणा की थी। मोदी सरकार की ओर से उसी दिन आधी रात से 500 और 1000 के नोटों को चलन से बंद कर दिया गया था। इसका असर यह हुआ कि भ्रष्टाचारियों और देश विरोधी ताकतों के पास बड़ी मात्रा में जमा काला धन सेकंड के अंदर बर्बाद हो गया। नोटबंदी के बाद सरकार ने लोगों से तय सीमा में पुराने नोट बदल सके बैंक से पैसा प्राप्त करने की छूट दी थी। सरकार ने बाद में 500 रुपए, 2000 रुपए और 200 के नए नोट भी जारी किए। केंद्र सरकार का कहना है कि नोटबंदी से काले धन पर लगाम लगेगी और देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा। आंकड़ों पर गौर करें तो डिजिटल पेमेंट में भी बढ़ावा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2021-22 में देश में डिजिटल पेमेंट की 33% का बढ़ावा देखने को मिला है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में 7,422 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। यह वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले काफी अधिक है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश में 5,554 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को बताया कि नए भारत का उदय हुआ है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से भारत लगातार जूझता रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद सैनिकों को निशाना बनाते हैं। ऐसे ही एक आतंकी हमला 18 सितंबर 2016 को किया गया था। उस दिन पाकिस्तान से सीमा पार करके भारत में घुसे आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के शिविर पर बड़ा हमला किया। इस हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। इस हमले और जवानों की शहादत के पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले के बाद साफ कहा था कि हमलावरों को माफ नहीं किया जाएगा। देश के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उरी हमले के बाद से सरकार ने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने की योजना बनाई थी। इसके लिए पैरा कमांडोज और स्पेशल फोर्सेस के जवानों को चुना गया था। इस जवानों को अपनी जान जोखिम में डालकर 28-29 सितंबर की रात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में रात में प्रवेश किया था। इन इलाकों में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को प्रशिक्षण देने के लिए कई लॉन्च पैड स्थापित थे। इन्हीं के जरिए आतंकी भारत में भी घुसते हैं। जवानों ने पीओके में इन्हीं लॉन्च पैड पर हमला किया और आतंकियों पर कहर बनकर टूटे। भारत की ओर से की गई इस जवाबी कार्रवाई में 45 से अधिक आतंकवादियों को मारे जाने की बात सामने आई थी। इसके साथ ही जवानों ने आतंकियों के लॉन्च पैड को भी तबाह किया था। इन सबके बाद भी जवान सकुशल भारत लौट आए थे। भारत के करीब 150 जवान एलओसी के करीब 3 किलोमीटर के अंदर तक गए थे। सेना का यह ऑपरेशन 28 सितंबर को आधी रात 12 बजे शुरू हुआ था और 29 सितंबर को अल सुबह करीब 4:30 बजे तक चला था। एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में आतंकियों पर बर्बादा कहर। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत दिखाते हुए 14 फरवरी 2019 के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जवानों पर हमला किया था। आतंकियों ने पुलवामा में गुजर रहे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के काफिले पर एक कार में विस्फोटक लादकर हमला किया था। आतंकियों ने इस कार को सीआरपीएफ के जवानों से भरी बस को टकरा दिया था। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। दिन दहाड़े हुए इस हमले से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। हमले को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया था। इसके बाद मोदी सरकार फिर हरकत में आई। हमले के अगले दिन 15 जून को सुरक्षा मामलों में कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी खुद भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बैठक के दौरान आतंकियों से बदला लेने के लिए कई ऑपरेशन रखे गए थे। चूंकि इससे पहले उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, तो इस कार
कुछ अलग तरीके से बदला लेने के पर सहमति बनी। इस बैठक में तय किया गया कि भारत की ओर से यह जवाबी हमला एयर स्ट्राइक के रूप में होगा। इस जवाबी हमले की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सौंपी गई। एनएसए डोभाल ने तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष बीएस धनोआ के साथ मिलकर हमले की रूपरेखा तैयार की। वायुसेना के साथ साथ थल सेना को भी अलर्ट पर रखा गया। यह तय किया गया कि पाकिस्तान को भी बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को 26 फरवरी की रात को एयर स्ट्राइक से तबाह किया जाएगा। इसके लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया जानकारी और आतंकियों के और उन ठिकानों की लोकेशन जुटानी शुरू कर दी थी। आगरा, ग्वालियर और बरेली समेत अन्य कई एयरबेस पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखा गया था। 25 फरवरी को इस अभियान में शामिल सभी लोगों के फोन बंद कर दिए गए थे। पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थे। 26 फरवरी की रात मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी। करीब 15 विमान देर रात 3 बजे पाकिस्तान की सीमा में अंदर घुसे और बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों पर जमकर बम बरसाए। इस दौरान पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान भी सक्रिय हो गए थे, लेकिन तब तक भारतीय वायुसेना अपना काम करके वापस आ चुकी थी। इस जवाबी हमले में जैश के सैकड़ों आतंकी के मारे जाने की बात सामने आई थी। जीएसटी के जरिए किया टैक्स प्रणाली में सुधार। भारत में टैक्स किया कर प्रणाली में सुधार कर उसे उन्नत बनाने के मकसद से मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को देश में लागू कर दिया था। यह देश में अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था है। सरकार का कहना है कि जीएसटी में टैक्स के क्षेत्र में सुधार होगा। मोदी सरकार की ओर से जीएसटी लागू करने के पीछे कुछ मकसद बताए गए थे। इनमें टैक्स चोरी को रोकना, महंगाई पर लगाम लगाना, टैक्स कलेक्शन बढ़ावा और जीडीपी में सुधार करना शामिल है। अगर जीएसटी के अब तक के सफर का ध्यान दे तो इससे महंगाई पर लगाम लगाने में काफी हद तक मदद मिली है। साथ ही टैक्स चोरी को रोकने में भी सफलता मिली है। पीएम मोदी भी जीएसटी को भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर बता चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी ने टैक्स की संख्या और अनुपालन बोझ में कमी लाकर आम आदमी को राहत दी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर दिया विकास। केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था। इस दिन सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में दिए गए विशेष अधिकार के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था और उसका अलग संविधान था। रक्षा, विदेश और संचार के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों को कानून बनाने के लिए राज्य की विशेष अनुमति चाहिए होती थी। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास 2 नागरिकताएं होती थी। इसके साथ ही कोई भी बाहरी राज्य के व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था। इसके साथ ही कोई भी बाहरी राज्य के व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने इन सभी बाधाओं को हटाकर जम्मू कश्मीर के विकास की राह खोल दी। मोदी सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में कई तरह से सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। राज्य में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई, वहीं पर्यटन क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में पहले पत्थरबाजी की घटनाओं की संख्या सालाना 1200 से अधिक होती थी, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2020 में महज 255 ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके बाद इनमें लगातार कमी देखी गई। अब ये ना के बराबर ही होती है। राज्य में शिक्षा क्षेत्र में भी कई सुधार किए गए हैं। घाटी के युवाओं का रुख आतंक से हटकर पढ़ाई की ओर हो गया है। हाल ही में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का नया परिसीमन लागू किया है। इस परिसीमन के अनुसार राज्य में 90 विधानसभा सीट होंगी। इसके जरिए जनता का भरोसा लोकतंत्र में और बढ़ेगा। गति शक्ति योजना से देश के विकास को मिलेगा बल। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए और अपना विजय पेश करते हुए 15 अगस्त 2021 को गति शक्ति योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने 13 अक्टूबर 2021 को पीएम मोदी ने गति शक्ति योजना का प्लान लॉन्च किया था। मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की योजना पर बात की गई है। सरकार का विजन है कि बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक विकास के मौके उत्पन्न होंगे। इस गति शक्ति प्लान के तहत 11 औद्योगिक कॉरिडोर और 2 डिफेंस कॉरिडोर के बीच कनेक्टिविटी की बात की गई है। इस योजना के तहत देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने का मकसद है। इस योजना की लागत करीब 100 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित है। इस योजना को 2024-25 तक पूरा किया जाना है। इस परियोजना का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अलग अलग मंत्रालयों के सभी प्रोजेक्ट को एक प्लेटफॉर्म के तहत लाना है। सरकार इस परियोजना के अंतर्गत 16 मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाई। इन मंत्रालयों में रेलवे, टेलीकॉम, पावर, शिपिंग और विमानपत्तन जैसे मंत्रालय हैं। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप बनाया जाएगा।
ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को दिया जीने का हक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने समाज के सभी वर्गों और समुदाय के बीच विकास के लिए काम किया है। इसी के तहत सरकार की ओर से मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के साथ बिना बंदिशों के जीने का अधिकार के तहत 3 तलाक बिल लाया गया था। यह बिल 25 जुलाई 2018 को संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश किया गया था। वहां से पास होने के बाद इसे 30 जुलाई 2018 को राज्यसभा के पास कराया गया। संसद में पास होने के बाद इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुहर लगी और यह कानून बन गया। 19 सितंबर 2018 के बाद जो भी 3 तलाक के मामले आए, उनका निपटारा इसी कानून के तहत किया जा रहा है। इस कानून के कारण मुस्लिम महिलाओं के विकास का नया मार्ग प्रशस्त हुआ। पीएम मोदी ने इस बिल को संसद में पास होने के संदर्भ में सांसदों का आभार जताया। उन्होंने इस मुस्लिम माताओं और बहनों की बड़ी जीत करार दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि 3 तलाक बिल पास होना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। मुस्लिम महिलाओं को जीने का हक मिला। इस कानून के तहत 3 साल तक सजा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को इसके तहत अधिकार दिया है कि वह पति से गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है। 1450 पुराने कानूनों को खत्म किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आने के बाद से ही लोगों को कानूनी क्षेत्र में उनका अधिकार दिलाने के लिए भी काम कर रही है। इसके तहत कई सारे ऐसे पुराने कानून थे, अप्रासंगिक हो चुके थे। ऐसे में मोदी सरकार ने इन कानून को चिन्हित करके इन्हें खत्म करने का तय किया था। इसी साल अप्रैल में दिल्ली में हुए मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी थी कि 2015 में उनकी सरकार ने करीब 1800 ऐसे कानूनों की पहचान की थी जो कि देश के लिए अप्रासंगिक थे। इनमें से केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले 1450 कानूनों को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ऐसे और कानूनों की पहचान कर रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने की है। पहले कोरोना महामारी और अब फिर रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सब चुनौतियों से पार पाना है। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।